हमारे साथ में बातचीत करने के लिए राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा जी हैं। सर, तारीख तय हो चुकी है और बहुत साल से सुनते आए हैं कि तारीख कब बताई जाएगी। अब तो प्राण प्रतिष्ठा की भी तारीख तय हो गई है, प्रधानमंत्री ने भी एक्सेप्ट कर लिया है न्योता और खुद मौजूद होंगे। तो कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण को लेकर बहुत सालों से विवाद भी रहा है और लाखों करोड़ों जो भक्त हैं वो उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए थे कि आखिर में मंदिर का निर्माण कब होगा। आपने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन क्षमा करेंगे मैं एक दो शब्दों से शायद हम और आप एक मत नहीं है। ये हजारों वर्ष के विवाद को उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2019 में निर्णय देकर सदैव सदैव के लिए समाप्त कर दिया। मैं लगभग प्रत्येक साक्षात्कार में अपने इस बात को कहता हूं कि जो न्यायालय पक्ष है हमारे यहाँ, उसमें यह क्षमता है कि कभी कभी जो राष्ट्रीय स्तर के विवादास्पद बिंदु होते हैं वो उनके निर्णय से वो विवाद समाप्त हो जाता है, क्योंकि सब लोग न्यायालय के निर्णय में अपना पूरा विश्वास रखते हैं। यह भी एक ऐसी ही घटना थी, लेकिन ये उपलब्धि नहीं है, ये तो थी हमारी। यहां पे भगवान थे, रामलला थे। करोड़ों की संख्या में लोगों को यह विश्वास है कि रामलला इसी अयोध्या में इसी स्थान पे उन्होंने जन्म लिया। तो जो चीज की थी वो उन्हें मिल गई। तो एक तरीके से आप यह समझें कि एक सपना पूरा हुआ। एक सपना जो इतने वर्षों से चूंकि चला आ रहा था, तो अब वो निराशा में बदलता जा रहा था। हमारी जनरेशन, आपकी तो शायद जनरेशन में विश्वास अभी भी बना हो, लेकिन हमारी जनरेशन को यह विश्वास नहीं था कि वह यहां पर मंदिर देख सकेंगे। आज ये वास्तविकता है। आज 22 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी के समक्ष रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये वास्तविकता है। ये सही है कि प्रथम चरण की पूर्ति हो रही है, भूतल का कार्य पूरा होगा। इसलिए मैं विशेष रूप से आपके माध्यम का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिससे किसी को यह भ्रम नहीं हो कि पूरा मंदिर ही निर्माण हो गया है। मंदिर के निर्माण तो देखिए 3 चरण में है। पहले चरण में भूतल का निर्माण होगा, भगवान गर्भगृह में आएंगे, 5 मंडप पूर्ण होंगे। दूसरे चरण में पूरा मंदिर दिसंबर 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। उसमें मंदिर ही नहीं, परकोटा भी पूर्ण हो जाएगा, अन्य मंदिर भी पूर्ण हो जाएंगे। जैसे एक यह भी निर्णय लिया गया कि सामाजिक समरसता के लिए 7 अन्य मंदिर बनाए जाएंगे, जिसमें महर्षि वाल्मीकि होंगे, जिसमें निषाद जी होंगे, जिसमें सबरी माता होंगी, जिसमें अहिल्या होंगी, जिसमें वशिष्ठ होंगे। तो वो 7 मंदिर भी बनेंगे। ये सर 7 मंदिर इस परकोटा के बाहर। अच्छा, वो इन मंदिरों के अलावा अच्छा। ये जो मंदिर हैं जो आप देख रहे हैं, ये तो एक तरीके से शास्त्र संबद्ध है। यानी जो नागर शैली में, शास्त्रों में नागर शैली के शास्त्र में लिखा है कि इस प्रकार के परिक्रमा में कौन कौन से इष्ट देवता की स्थापना होनी चाहिए, वो यहां पर होगी। लेकिन परकोटा के बाहर 7 मंदिर भी बनेंगे। और परकोटा के बाहर एक बहुत बड़ी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वहां जाएं और देखें। यहां से लगभग 50 मीटर पर, मंदिर से 50 मीटर
परिसर के अंदर ही एक कुबेर टीला है, जो मोर और लेस कहा जाता है कि ये अयोध्या की सबसे ऊंचाई का स्थान है। तो कुबेर टीला पर शिव का मंदिर है, वहां पर अब हम जटायु का स्थापना कर रहे हैं। तो जटायु जो है वो सीधे मंदिर की तरफ देख रहे हैं, उनकी आस्था मंदिर में लगी हुई है। इस प्रकार के जटायु वहां पर स्थापित किए जा रहे हैं। सर, अगर पूरा का पूरा मंदिर क्योंकि ये परकोटा की बात आपने किया, ये मेन मंदिर है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसके अंदर जो मेन मंदिर के अंदर रामलला की भी जो मूर्ति स्थापित होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, तो वो किस रूप में होगी? और दूसरी बात यह है कि ये जो मंदिर हैं, ये किन के मंदिर होंगे? देखिए, आपने ये अच्छी जानकारी की। ये गर्भगृह है। गर्भगृह का ग्राउंड फ्लोर में जो गर्भगृह का स्थान है, ये वही स्थान है जहां पर 5 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री जी ने पूजा की थी। यहीं पर उसी स्थान पे भगवान की अब प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो मूर्ति ट्रस्ट स्वीकृत करेगा, अभी आप जानते हैं कि 3 मूर्तियां बन रही हैं, तो 3 मूर्तियों में से जिस मूर्ति को स्वीकृति मिलेगी और लगभग 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, वह यहाँ पर गर्भगृह में स्थापित होगी। बाल रूप, वो बाल रूप है और उसका विवरण यह है कि उसकी लंबाई 51 इंच है, उम्र 4 से 5 वर्ष की है। जो कुछ भी वो श्रृंगार करेंगे या कोई वस्तु ऐसी है जो उनके सूर्य वंश को संकेत करती है, तो वो सब एक तरीके से खिलौना स्वरूप है। जैसे धनुष है, बाण है, तो ये उनका वास्तविक नहीं है, वो खिलौने जैसा धनुष बाण जिससे वो खेलते थे। तो उस प्रकार के यहाँ पर होगा। लेकिन एक चीज मैं, यद्यप आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बताऊं, यहाँ पर एक तकनीकी प्रयास भी हुआ है। तकनीकी प्रयास यह हुआ कि सभी चाहते थे, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का आग्रह था कि रामनवमी वाले दिन यहाँ पर भगवान के मस्तक पर 12 बजे दिन में, जन्म समय जिससे माना जाता है, सूर्य किरण आकर के यहाँ पर ग्लो करे। तो प्रश्न ये था कि जो हमारी डायरेक्शंस हैं और जो 12 बजे का समय है और जो रामनवमी की तिथि है, तो सूर्य की इस प्रकार से स्थिति नहीं है कि हम उसको सीधे ला सकें। इसलिए पुणे में एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट है और रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वो दोनों ने मिल करके एक तरीके से टेक्निकल कम मैकेनिकल गैजेट बनाया, जिसमें सूर्य की किरण आकर के शिखर पर आएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर के वो भगवान के माथे पर जाएगी। तो ये एक तरीके से अपने में एक अनोखा अनुभव है। क्योंकि अनोखा इसलिए है, कुछ जगहों पे इस प्रकार की व्यवस्था है भारत के मंदिरों में, लेकिन उन मंदिरों में उसका दिशा इस प्रकार की है कि सूर्य की किरणें आ जाती हैं। यहाँ पर एक चुनौती थी जिसको कि हमारे साइंटिस्ट ने और तकनीकी विशेषज्ञों ने इसको एक तरीके से अध्ययन करके हमें ये भेंट दी है कि इस प्रकार से ये कार्य हो सकता है। सर, मंदिर को लेकर, क्योंकि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से कमेंट आ रहे हैं और खास करके कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने भी किया, सलमान खुर्शीद ने कमेंट किया कि प्रधानमंत्री तो खुद ही जाते, और क्या ये बीजेपी का ही प्रोग्राम है जिसमें पीएम को ही इन्वाइट किया गया, तो इन्वाइट करने की क्या जरूरत है? और दूसरी बात यह है कि इसके साथ में कहा कि अब तो चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो ये सब चीजें हो रही हैं। देखिए, मैं राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ूंगा, लेकिन जो तथ्यात्मक स्थिति है वो स्पष्ट करूंगा। तथ्यात्मक स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री जी को ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है
पार्टी ने नहीं आमंत्रित किया। इतना ही नहीं है, अब तक के निर्णय जो मेरी जानकारी में है वो यह है कि यहां पर किसी प्रकार के राजनीतिक व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अच्छा। सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्हें तो रिसीव करना है, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर, इनको दो को छोड़कर और कोई राजनीतिक व्यक्ति उस दिन के बैठक में नहीं होगा, 22 तारीख की बैठक में। और जहां तक सवाल राम मंदिर का है, तो भगवान को विवाद में हम कैसे ला सकते हैं? भगवान तो विवाद से परे है ना जी। तो उसके बारे में किसी प्रकार की चर्चा एक अनावश्यक समय नष्ट करना है। सर, ये इसको मैं थोड़ा सा दोहराना चाहता हूं कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहेंगे, उसके अलावा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता नहीं रहेगा। जी हाँ, किसी प्रकार के राजनीतिक व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। लेकिन यदि कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है जो अन्य वर्गीकरण में है, जैसे यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा 20 अलंकृत व्यक्ति, जैसे पद्मा अवार्ड होता है, जैसे अन्य अवार्ड आर्ट्स एंड कल्चर में होते हैं, ऐसे अलंकृत व्यक्ति यदि हैं तो 20 लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। ये संभव है कि उसमें 20 में कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, लेकिन वह इसलिए आमंत्रित किया जा रहा है कि वह अन्य वर्गीकरण में है और उसके कारण वो बुलाया जा रहा है। सर, इसके पीछे क्या रीजन रहा है? देखिए, 2 कारण थे। एक तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन बना उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, तो प्रधानमंत्री जी से भेंट का अवसर मिला, तो प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि देखिए, आंदोलन का समय गुजर गया, अब इस मंदिर से और इस मंदिर के वातावरण से, मंदिर द्वारा प्रभावित वातावरण आंदोलन का नहीं होना चाहिए। इसका एक और केवल एक वातावरण होना चाहिए, वह सकारात्मक मैसेज देश में। आप सोचिए, ये 7 मंदिर जो बनाए गए, जो एक समरसता के प्रतीक हैं, निषाद, सबरी माता, महर्षि वाल्मीकि, तो ये क्यों रखे गए? इसलिए कि प्रधानमंत्री जी का यह मत था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब लौट करके आए वन से, तो वह मर्यादा की स्टेज पे आ चुके थे, वो स्पिरिचुअली अटेन्ड हो गए थे, गवर्नेंस में ही नहीं बल्कि अपने कॉन्डक्ट में, एथिकल स्टैंडर्ड्स में, उनके जो भी कर्तव्य कार्य, जितनी चीजें थी उनकी विधि, वह सब एक तरीके से हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स की थी। तो उनका यह मत था कि हम यहाँ पर ऐसा मंदिर बनाएं जो हर व्यक्ति इसको सोचे कि ये मेरा मंदिर है, ये किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं है। यही कारण था कि उन्होंने यह भी निर्णय लिया, उसी समय यह निर्णय ले लिया गया था कि जो भी यहाँ से म्यूजियम पीस, या म्यूजियम भी बनना है परिसर में, तो इस प्रकार की जितनी चीजें होंगी वो ऐसी होनी चाहिए जो एक ग्लोबल मैसेज दें, और यह मंदिर इस प्रकार का हो कि इस देश का हर व्यक्ति, चाहे इस देश में हो या बाहर हो, वह स्वीकार करे कि यह मेरा मंदिर है, यह किसी जाति विशेष का नहीं है। अब आपको जानकर प्रसन्नता होगी, मुझे नहीं मालूम आप किस प्रदेश के रहने वाले हैं। सर, मैं वही कहूँ। अच्छा, तो फिर तो लेकिन दक्षिण के भी लोग आएंगे जी। तो इसमें मत यह है, और हम लोग प्रयत्नशील हैं कि अगर मंदिर से थोड़ा हटकर
जमीन मिलेगी। जमीन तो है हमारे पास, लेकिन गोपुरम जो होता है, जो साउथ का एक बिल्कुल आइडेंटिटी होती है मंदिर की, वो बिल्कुल भगवान के मूर्ति के बिल्कुल सीधी कतार में होना चाहिए। उस सीधी कतार में गोपुरम बनाने के लिए हमारे पास जमीन नहीं है, तो हम प्रयत्नशील हैं कि वो जमीन मिल जाए तो यहाँ गोपुरम बने। और यदि गोपुरम बना तो नॉर्दर्न इंडिया के बड़े मंदिरों में शायद वो अपना एक अनोखा अनुभव होगा। यह भी एक तरीके से संदेश जाएगा कि ये पूरे देश का मंदिर है, भगवान सभी के हैं। बस आखिरी सवाल आपसे कि उस दिन 22 जनवरी को कितना भव्य प्रोग्राम होगा? क्या यहाँ पर विदेशी मेहमानों को भी कुछ इनवाइट करने की योजना है? मैं अभी विदेशी मेहमानों के बारे में निश्चित रूप से नहीं बता सकता जी। क्योंकि यह जो जहाँ तक कार्यक्रम के विस्तार और उसका किस प्रकार से कार्यक्रम चलाया जाएगा, आयोजित होगा, वह ट्रस्ट के नियंत्रण में है जी। मेरा कार्य तो निर्माण कार्य करके सौंप देना है जी। तो इसलिए वह लोग तय करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह अपेक्षा अवश्य की गई है, और मैं ऑलमोस्ट दोषी हूं कि मैं आपको ये गोपनीय बात बता रहा हूं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के दौरान यह कहा कि 22 तारीख का कार्यक्रम इस प्रकार का हो कि यहां से एक शालीनता, शांति, विश्वास, सौहार्द, इस प्रकार का मैसेज रहे। इट शुड नॉट बी ए पिकनिक शो, इट शुड नॉट बी ए शो ऑफ विक्ट्री or लॉस, इट शुड बी a very what is called, somber स्पिरिट में ऐसा बनाइए वातावरण कि लोगों को भगवान तक आने का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति अंदर हो जाए। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन प्रणय दास के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।